नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो आपकी वीडियो होने वाली है, वो राजस्थान के सीईटी एग्ज़ाम से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होने वाली है और सारे ही प्रश्न लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। जैसा कि वर्तमान में देखा गया है कि प्रश्न नए पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, उन्हीं पैटर्न के आधार पर सारे प्रश्न बनाए गए हैं, जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको रिपीट होने के बहुत अधिक चांस है। तो आपसे आशा करता हूँ, आप वीडियो को पूरी देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नवीनतम प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? कौन से ऐसे जिले हैं राजस्थान के जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो वर्तमान संदर्भ में देखा जाता है तो राजस्थान में कितने जिले हैं? राजस्थान में वर्तमान में 41 जिले हैं। कितने जिले हैं? 41 जिले। तो उन 41 जिलों में से ऐसे कितने जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? ऑप्शन ए श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर चारों जिले बनाते हैं। ऑप्शन बी श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी। तो साथियों ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान के साथ 5 जिलों की सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने जिले बनाते हैं? 5 जिले बनाते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी और बाड़मेर। अगर आपसे वही प्रश्न पूछ लिया जाए कि न्यूनतम सीमा कौन सा जिला किस जिले की लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ, तो ऑप्शन उत्तर आपका फलौदी आ जाएगा। किस जिले की लगती है? फलौदी जिले की लगती है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हो गए हैं? 41 में से 5 जिलों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही के प्रशासनिक अपडेट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वर्तमान में राजस्थान का जिला नहीं है? साथियों पहले कुछ 33 जिले थे, फिर उन जिलों को 50 किया गया, फिर उनको वापस 41 किया गया। तो अब पूछ रहा है कि कौन से जिले ऐसे हैं जो अब वास्तव में जिले हैं ही नहीं। तो देखते हैं ऑप्शन ए फलौदी, बालोतरा, अनूपगढ़ और डी। तो साथियों फलौदी वर्तमान में जिला है, डीग भी जिला है और बालोतरा भी जिला है। अनूपगढ़ को हटा दिया तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में अनूपगढ़ राजस्थान का जिला नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र भपंग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में बजाया जाता है? साथियों जो लोक वाद्य यंत्र है भपंग, ये किस क्षेत्र में बजाया जाता है? मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़ या हाड़ौती। तो साथियों जो भपंग है ये मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। कहाँ पे? मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है। और मेवात क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? अलवर व भरतपुर जिले मुख्य रूप से मेवात क्षेत्र में आते हैं। साथियों भपंग क्या होता है? भपंग एक डमरू के प्रकार का, डमरू के आकार का तत्व वाद्य यंत्र है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो भपंग तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा साथियों? तत्व वाद्य यंत्र है और इसका जो आकार होता है वो लगभग डमरू के समान होता है। और पूछ लिया जाए कि ये किस समुदाय के द्वारा बजाया जाता है, तो भपंग है जो जोगी समुदाय के द्वारा बजाया जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि भपंग का प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो साथियों जो भपंग के प्रसिद्ध कलाकार है उसमें जहूर खां मेवाती का नाम प्रमुख रूप से आता है। किसका? जहूर खां मेवाती से संबंधित है ये भपंग वाद्य यंत्र, मुख्य रूप से इनसे ही संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लोक कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकार तागाराम का संबंध किस कला से है? साथियों जो तागाराम जी हैं इनका संबंध किस कला से है? अलगोजा वादन, कालबेलिया नृत्य, भपंग वादन या रम्मत। तो साथियों कालबेलिया नृत्य तो होगा नहीं, भपंग वादन अभी हमने देखा जहूर खां मेवाती। अब बचे ऑप्शन डी और ऑप्शन ए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलगोजा वादन से संबंध है किसका? तागा राम का। साथियों जो तागा राम है इनको हाल ही में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। और ये तागाराम किस क्षेत्र से आते हैं? राजस्थान के बाड़मेर क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से? बाड़मेर क्षेत्र से इनका संबंध है। और ये अलगोजा के प्रतिष्ठित कलाकार है। और अगर अलगोजा आपसे पूछ ले जाए तो ये कैसा वाद्य यंत्र है? ये सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा? सुशीर वाद्य यंत्र है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वाद्य यंत्र कौन सा है साथियों, तो राजस्थान का वाद्य यंत्र भी अलगोजा ही है। क्या है? राजस्थान का वाद्य यंत्र अलगोजा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है? साथियों कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार पूछ रहा है कि BSHW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? अरावली के पूर्वी भाग,
दक्षिणी राजस्थान, अर्ध शुष्क पश्चिमी भाग जैसे कि जोधपुर व नागौर जिले, या फिर पूर्णतः शुष्क पश्चिमी भाग जैसे कि जैसलमेर। तो साथियों BSHW प्रकार, जिसको अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु भी कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु इसको कहते हैं। और ये कहाँ पाई जाती है? ये अर्ध शुष्क पश्चिमी भाग जैसे कि जोधपुर और नागौर जिलों में ये पाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है? अर्ध शुष्क पश्चिमी भाग जोधपुर व नागौर जिले में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों, राजस्थान में जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित सूती वस्त्र उद्योग की जो पहली मिल थी, उसका क्या नाम था? अगर उसका नाम पूछे तो उसका नाम आ जाएगा द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। क्या नाम आ जाएगा? द कृष्णा मिल्स लिमिटेड आ जाएगा। और वहीं आपसे पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्यावर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्यावर में हुई थी। और अगर पूछ लिया जाए कि कब हुई थी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना, तो इसकी जो स्थापना है वो 1889 में हुई थी। कब हुई थी? 1889 में हुई थी, सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा। सेठ दामोदर राठी के द्वारा 1889 में हुई थी। कहाँ पर? ब्यावर में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध चरी नृत्य जो कलश रखकर किया जाता है, मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। और अगर पूछ लिया जाए, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और बता देता हूँ आपको, कि पूछ लिया जाए कि चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है उसमें मुख्य रूप से फल्गु बाई है का नाम आता है। कौन है चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना? फल्गु बाई। और ये नृत्य किस क्षेत्र का है? किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। कौन सा? चरी नृत्य। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है चरी नृत्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध भवाई लोक नृत्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? साथियों, जो भवाई लोक नृत्य है इसका प्रवर्तक किसे माना गया है? ऑप्शन देखते हैं। बागाजी, भानुजी, लच्छीराम या फिर उगमराज। तो साथियों, जो भवाई लोक नृत्य है इसका जो प्रवर्तक है वो बागाजी को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भवाई लोक नृत्य से संबंधित अन्य बातें करें तो ये एक प्रकार का व्यावसायिक लोक नृत्य। कैसा लोक नृत्य है? व्यावसायिक लोक नृत्य है। कैसा लोक नृत्य? व्यावसायिक। और अपने अद्भुत करतबों जैसे कि सिर पर मटके रखकर नाचना या कांच पर नाचना आदि के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। और इसके जो जन्मदाता है या इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है? बागाजी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में शामिल किया गया कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। और पूछ ले जाए कि ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। किनके द्वारा? सपेरा जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। और इस नृत्य की अगर कोई पूछ ले आपसे प्रश्न कि कौन है प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो इस इनमें नाम आएगा मुख्य रूप से गुलाबो सपेरा। कौन? गुलाबो सपेरा का मुख्य नाम आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो साथियों, एक प्रश्न तो यही हो गया कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो उत्तर आ जाएगा बनास नदी। अब हमसे पूछा गया है कि उसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो बनास का जो उद्गम स्थल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खमनोर की पहाड़ियां। साथियों, खमनोर की पहाड़ियां जो कि राजसमंद में है, वहां से बनास नदी का उद्गम स्थल होता है। अगर बनास के उपनाम की बात करें तो बनास नदी को वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वन की आशा। किसको कहते हैं? बनास नदी को कहते हैं। और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली
सबसे लंबी लगभग 512 किलोमीटर बहती है। ये कितनी? 512 किलोमीटर बहती है पूर्णतः राजस्थान में। और ये कुंभलगढ़ जिले में, राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ की पास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? खमनोर की पहाड़ियां जो कि कुंभलगढ़ में स्थित है और राजसमंद जिले में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1889। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा ब्यावर से की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवाड़ बिरजा मंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो साथियों प्रश्न पूछ ले कि मेवाड़ बिरजा मंडल की स्थापना कब हुई? 1938 में हुई। वह किसके द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ बिरजा मंडल की स्थापना ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। किनके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। कब की गई? 24 अप्रैल 1938। कब की गई? 24 अप्रैल 1938 को की गई। और अगर पूछ ले जाए कि मेवाड़ बिरजा मंडल के प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया? प्रथम अध्यक्ष का अगर प्रश्न आ जाए तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया बलवंत सिंह मेहता को। किनको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में किसने किया? साथियों, मारवाड़ हितकारिणी समाज से संबंधित प्रश्न पूछा है कि इसका पुनर्गठन कब हुआ? सॉरी, 1923 में किसने किया? तो इसका जो पुनर्गठन है वो कब हुआ था? 1923 में हुआ था। और पूछा जाए किसने किया, तो इसका जो पुनर्गठन है वो किया जय नारायण व्यास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन 1923 में जय नारायण व्यास ने किया। और अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना किसने की, तो साथियों इसकी जो स्थापना है वो की थी चांदमल सुराणा ने। किन्होंने की थी? चांदमल सुराणा ने की थी। और कब की थी? 1918 में की थी। लेकिन इनके द्वारा जब स्थापना की गई 1918 में, तो वो मारवाड़ हितकारिणी सभा निष्क्रिय हो गई थी। और पुनः उसको 1923 में जय नारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किया, उसको पुनर्जीवित किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर स्थापना की बात करें तो चांदमल सुराणा 1918, और पुनर्गठन की बात करें तो 1923 जय नारायण व्यास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जहां से देश का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन होता है, कौन सी है? तो राजस्थान, साथियों राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो हो जाएगी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सांबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सांबर। और एक क्वेश्चन और पूछ ले जाए कि सांबर झील से देश का लगभग कितने प्रतिशत नमक का उत्पादन होता है? तो 8.7% नमक का उत्पादन होता है। और ये जो झील है ये जयपुर ग्रामीण, डीडवाना कुचामन और अजमेर की सीमाओं पर स्थित सांबर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अरावली पर्वतमाला की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो साथियों अरावली पर्वतमाला की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो पहली तो कौन सी हो जाएगी? पहली तो हो जाएगी, सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु शिखर है। सबसे ऊंची तो कौन सी है? गुरु शिखर है, जिसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। कितनी? 1722। और हमसे पूछा गया है कि दूसरी, तो दूसरी, और इस प्रश्न के अनुसार जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी शेर हो जाएगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेर है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1597 मीटर है। कितनी है? 1597 मीटर। तो सबसे ऊंची गुरु शिखर और उसके बाद शेर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के इतिहास में भयंकर छप्पनिया अकाल किस विक्रम संवत में पड़ा था? साथियों राजस्थान इतिहास का एक भयंकर अकाल जिसको छप्पनिया अकाल का नाम दिया गया है वो किस विक्रम संवत में पड़ा था? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विक्रम संवत 1956। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। और अगर ईस्वी के अनुसार ये समय देखा जाए तो ईस्वी के अनुसार 1899 से 1900 के आसपास का ये समय था। कब था? 1899 से 1900 का समय था। इसलिए इसको जो विक्रम संवत 1956 में पड़ा था, इसलिए इसका नाम छप्पनिया काल पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध साहित्य, राजस्थान साहित्य की प्रसिद्ध कृति बातारी फुलवारी के रचयिता कौन है? जो बातारी फुलवारी है इसके रचयिता कौन है?
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विजयदान देथा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बातारी फुलवारी के लेखक विजयदान देथा हो जाएँगे, जिनको बिज्जी की संज्ञा भी दी गई है। और इसको अगर पूछ लिया जाए कि बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? कितने खंडों में विभक्त है? 14 खंडों में विभक्त है बातारी फुलवारी, जो कि विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बनी ठनी चित्र शैली, जिसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है, किस चित्रकला स्कूल से संबंधित है साथियों? तो बनी ठनी का अगर नाम आ जाए तो साथियों राइट आंसर हमारा होगा किशनगढ़ शैली से संबंधित है। किससे? किशनगढ़ स्कूल से, मारवाड़ किशनगढ़ से संबंधित ये बनी ठनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 18 बनी ठनी से संबंधित आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि किस राजा के समय इसको बनाया गया था और एवं किसने इसको मोनालिसा कहा है, तो साथियों जिन राजा के समय इसको बनाया गया वो थे राजा सावंत सिंह, जिन्हें नागरीदास की संज्ञा दी जाती है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। राजा सावंत सिंह के समय जिन्हें नागरीदास की संज्ञा भी दी जाती है, किस समय बनवाया गया था? चित्रकार पूछ लिया जाए कि बनी ठनी का चित्रकार, तो साथियों इसका नाम आएगा निहाल चंद के द्वारा। और अगर पूछ लिया जाए कि भारत की मोनालिसा की संज्ञा किसने दी, अगर मोनालिसा की संज्ञा की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एरिक डिक्सन ने मोनालिसा की संज्ञा दी। कौन सी? बनी ठनी चित्र शैली को। कहाँ से संबंधित है ये? किशनगढ़ से संबंधित है। और चित्रकार हो जाएंगे निहाल चंद, और मोनालिसा की संज्ञा दी वो हो जाएंगे एरिक डिक्सन। राजस्थान के किस दुर्ग को गठ बीठली के नाम से जाना जाता है? तो साथियों गठ बीठली के नाम से ऑप्शन सी तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चौहान शासक अजयराज के द्वारा निर्मित इस दुर्ग को अजय मेरू या बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गठ बीटली का दुर्ग कहा जाता है। तो साथियों अगर पूछ ले जाए कि निर्माण किसने कराया, तो किसने कराया? अजयराज ने करवाया। किन्होंने करवाया? अजय। निर्माण अजयराज के द्वारा किया गया। और इस दुर्ग को अजय मेरू या बीटली पहाड़ी पर स्थित होने के कारण गठ बीटली इसका नाम पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाने वाला भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? साथियों उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाने वाला भटनेर दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो ये साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हनुमानगढ़। किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए कि भटनेर का जो दुर्ग है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो साथियों ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है, जिसको मृत नदी की भी संज्ञा दी जाती है। घग्गर नदी के किनारे है। और इस दुर्ग का जो निर्माण है वो भाटी राजा भूपत ने करवाया। किन्होंने करवाया? भाटी राजा भूपत ने इसका निर्माण कराया था। और इस किले के बारे में एक और बात है कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। सबसे प्राचीन दुर्ग किसको माना जाता है? भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो साथियों उड़न गिलहरी के लिए राजस्थान का कौन सा वन्य जीव, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीता माता। प्रतापगढ़ में स्थित सीता माता वन्य जीव अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया? साथियों इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किन्होंने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और कब किया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 अक्टूबर 1959 हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के दिन पूरे भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। अगर पूछ लिया जाए कि किस जिले से किया गया पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन, तो साथियों ये नागौर जिले से किया गया। कहाँ से किया गया? नागौर जिले से किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। किन्होंने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और अगर और भी डीप प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि किस जिले में
नागौर जिले के किस गांव से किया गया? साथियों अगर पूछ लिया जाए कि पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन नागौर जिले के किस गांव से किया गया, तो गांव का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गांव का नाम आएगा बगदरी गांव से। किस गांव से? बगदरी गांव से किया गया। नागौर के बगदरी गांव से पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजकीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? साथियों जो राजकीय मानवाधिकार आयोग है, इनके जो अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, इनके जो अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल के द्वारा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। साथियों अगर मानवाधिकार आयोग से संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछ ली जाए कि स्थापना कब हुई, तो मार्च 2000 में मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई। और अगर इसमें सदस्य पूछ ली जाए कि सदस्य कितने होते हैं, तो एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य और कुल 3 सदस्य इसमें होते हैं। कुल कितने होते हैं? एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य, कुल 3 होते हैं। और कार्यकाल की बात करें तो 3 वर्ष, या तो 3 वर्ष हो या 70 वर्ष की आयु अधिकतम हो, बस इतना ही कार्यकाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव किसको प्राप्त है? तो साथियों अगर राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव पूछा जाए आपसे, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशल सिंह। कौन को साथी? कुशल सिंह को इसका श्रेय प्राप्त है। तो साथियों श्रीमती जो कुशल सिंह है, इन्होंने वर्ष 2009 में, कब? 2009 में राजस्थान की पहली प्रथम मुख्य सचिव बनी थी, चीफ सेक्रेटरी बनी थी। और अगर दूसरी महिला मुख्य सचिव का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो पहली तो श्रीमती कुशल सिंह हो जाएंगी, और दूसरी पूछ ली जाए तो दूसरी में उषा शर्मा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामस्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? साथियों रामस्नेही संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है, ये शाहपुरा में स्थित है। कहाँ पे? शाहपुरा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ये रामचरण जी के द्वारा की गई। किसके द्वारा? रामचरण जी के द्वारा की गई। किन्होंने की? रामचरण जी ने की। और मुख्य पीठ कहाँ पे है? शाहपुरा में है। और यहीं पे प्रतिवर्ष होली के अगले दिन, साथियों पूछ लिया जाए कि होली के अगले दिन कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो फूल डोल उत्सव यहीं पे मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? फूल डोल उत्सव मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? होली के अगले दिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित मरु महोत्सव डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? साथियों जो डेजर्ट फेस्टिवल है, मरु महोत्सव है, ये कहाँ पे मनाया जाता है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो मरु महोत्सव है जो जैसलमेर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जनवरी और फरवरी के महीने में ये मनाया जाता है, जो कि राजस्थानी संस्कृति ऊंट दौड़ की प्रतियोगिता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। कौन सा? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में मनाया जाता है। और वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो थार महोत्सव बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? थार महोत्सव बाड़मेर जिले में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चूप नामक आभूषण महिलाओं के शरीर में किस अंग में पहना जाता है? साथियों जो चूप आभूषण है, ये किस शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो चूप का ऑप्शन देख लेते हैं। कान, नाक, दांत या गला? तो साथियों ये किस में पहना जाता है? ये मतलब दांतों में जड़ा जाता है। साथियों किसमें? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। दांतों में जड़ा जाता है, क्योंकि ये सोने या चांदी की एक प्रकार की जो धातु है, सोना या चांदी, उसकी एक छोटी सी कील टाइप की होती है, जिसको दांतों में लगा दिया जाता है। और अगर वहीं आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चौप, चौप कहाँ का आभूषण है साथियों, तो चौप कहाँ का होता है? ये नाक का आभूषण होता है। और जो चूप होता है, ये दांत का आभूषण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थानी भाषा का सबसे व्यापक और प्रमाणिक शब्दकोश किसने तैयार किया? तो राजस्थानी भाषा का सबसे प्रमाणिक और व्यापक शब्दकोश तैयार करने का जो श्रेय जाता है, ऑप्शन ए सीताराम लालस को जाता है। किनको जाता है? सीताराम लालस को जाता है। सीताराम लालस पद्मश्री से सम्मानित है, और
इनको राजस्थानी जुबान की मसाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थानी जुबान की मसाल भी इनको कहा जाता है। किनको? सीताराम लालस को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोम, अंबा व कमला परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? साथियों, सोम, अंबा, कमला सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। तो इनका जो इस परियोजना का जो संबंध है वो ऑप्शन बी डूंगरपुर जिले से संबंधित है। सोम, अंबा और कमला परियोजना। और ये पूछ ले जाए कि ये कहाँ पर है, ये सोम, अंबा, कमला परियोजना, तो ये डूंगरपुर जिले के आसपुर तहसील में स्थित है। किस तहसील में स्थित है? आसपुर तहसील में स्थित है, जिससे डूंगरपुर व उदयपुर गांव के गांवों को लाभ मिलता है। और किस नदी पर बनी है ये? सोम नदी पर बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? साथियों, 1857 की जो क्रांति है उसके समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। खैर, ए, नै, नी और ब्या, दे। तो साथियों, खैर से तो खैरवाड़ा, ऐ से एरिनपुरा, न से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्या से ब्यावर और दे से देवली। तो साथियों, इस प्रकार से 6 सैनिक छावनियां 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में थी। चलिए अब अगला भाग देखते हैं, जिसमें कुछ सामान्य ज्ञान, विज्ञान और कंप्यूटर के प्रश्न ऐड किए गए हैं, ताकि सीईटी परीक्षा में आपको यहाँ से कुछ प्रश्न मिल सके या आपको अपनी तैयारी का आकलन हो सके। तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? साथियों, अच्छा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लगभग हर परीक्षा में ये बार बार पूछा जाता है। तो मूल कर्तव्य को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किन की समिति सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कौन से? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 ए में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया संविधान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसकी जो स्थापना है वो हिल्टन यंग, कौन सी? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की गई। हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर की गई। और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस प्राचीन ग्रंथ से लिया गया है? तो साथियों, सत्यमेव जो जयते है ये मुंडकोपनिषद ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो साथियों, जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर राज्य पूछ ले जाए तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। और अगर वहीं राजस्थान के संदर्भ में पूछ लिया जाए तो राजस्थान में 2 जिले बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो साथियों, पहला प्रश्न तो यही हो जाएगा कि सी से आप ऐसे याद कर लीजिए। स्कर्वी रोग आपसे पूछ ले जाए कि किस विटामिन की कमी से होता है तो सी। सी से स्कर्वी आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। सी 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 स्कर्वी से ऐसे कुछ करके याद कर लीजिए। और अगर विटामिन सी का रासायनिक नाम यहाँ पे पूछा गया है तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। और विटामिन सी मुख्य रूप से खट्टे फलों जैसे कि आंवला, नींबू या किन्नू वगैरह में प्रचुर रूप से पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों, अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछी जाए तो कौन सी हो जाएगी?
तो सारी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी यकृत, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है, जो कि पित्त का निर्माण करती है और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसका प्रकाश वर्ष विज्ञान में किसकी इकाई है साथियों? प्रकाश वर्ष है जो किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की वैज्ञानिक इकाई क्या होती है साथियों? अगर ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए कोई वैज्ञानिक इकाई है तो उसका नाम है ऑप्शन बी डेसीबल। साथियों, डेसीबल है जो ध्वनि की तीव्रता को मापती है और इसको डीबी के नाम से लिखा जाता है। और अगर पूछ ले जाए कि सामान्य अगर हम फिर से आपसे पूछ ले जाए कि सामान्य बातचीत की डेसिबल कितनी होती है? एक मनुष्य किसी मनुष्य से बात कर रहा होता है तो उसकी डेसिबल कितनी होती है? तो 60 डीबी सामान्य बोलचाल की डेसिबल होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। साथियों, किसको कहा जाता है? सीपीयू को। और अगर आपसे परीक्षा में सीपीयू की फुल फॉर्म पूछ ली जाए तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू की फुल फॉर्म होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की इकाई एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं साथियों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो बाइट होती है इसमें कितने बिट्स होते हैं? तो साथियों, एक बाइट के अंतर्गत 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं एक बाइट में? एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। और अगर पूछ लिया जाए उल्टा आपसे कि 8 बिट्स में कितने बाइट होते हैं, तो 8 बिट्स में एक बाइट होता है। तो सबसे छोटी कौन सी आएगी? बिट आएगी और उसके ऊपर बाइट आएगी। ठीक है, 8 बिट्स में एक बाइट और एक बाइट में 8 बिट्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले जो दोनों प्रश्न है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको भी अच्छे से देख लीजिए। कंप्यूटर के कुछ अच्छे प्रश्न है, हर परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं। इंटरनेट शब्दावली में एचटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है साथियों? फुल फॉर्म पूछी जाती है जहां पर अधिकतम अधिकतम लोग इसको प्रश्न को गलत करके आते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो हो जाएगी हाइपर टेक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो साथियों, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एच का मतलब हाइपर, टी से टेक्स्ट, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो साथियों, यहाँ पे हमको सबसे पहले हाइपर करके आना, हाई नहीं करके आना, टेक्स्ट करके आना है, ट्रांसफर करके आना और प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप है। और एचटीटीपी कौन सा प्रोटोकॉल होता है? इसका उपयोग वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। किसके बीच? वेब सर्वर और वेब पेज के बीच, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है एचटीटीपी प्रोटोकॉल का। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक वोलेटाइल मेमोरी है? साथियों, वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो साथियों, कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक तो रैम होती है और एक रोम होती है। तो साथियों, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से, क्योंकि सीधा सीधा फुल फॉर्म का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। और रोम को किसके नाम से जाना जाता है? तो रोम को जाना जाता है रीड ओनली मेमोरी। और अगर आप पूछ रहा है प्रश्न में हमसे कि अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है, तो साथियों, जो रैम होती है जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है, तो साथियों यही अस्थायी मेमोरी होती है। क्योंकि जैसे हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो ये स्वतः ही अस्थायी होती है, तो ये स्वतः ही खत्म हो जाती है। तो कंप्यूटर की जो वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो रैम होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो रोम होती है साथियों, ये स्थायी मेमोरी होती है। हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल डेटा सेव करते हैं तो वो इसी में सेव होता है और वो सेव रहता है। कंप्यूटर के बंद करने पर या चालू करने पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे डिलीट करने से डिलीट होगा, स्वतः ही डिलीट नहीं होता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में
कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए किया जाता है? साथियों, जो कंट्रोल प्लस जेड की जो की होती है, इसका उपयोग अनडू करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? अनडू करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का अनडू के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किया जाता है। अब अनडू का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो साथियों, आप कोई वर्ड लिख रहे हो, जैसे मान लो की लिख रहे हो आप कंप्यूटर में, और अब आपसे वाई लिख दिया आपने। अब वाई को आप बैक स्पेस के द्वारा नहीं हटाना चाहते, पूरे की को ही हटाना चाहते हो आप, तो साथियों आप कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करेंगे तो की स्वतः ही डिलीट हो जाएगा, ये वर्ड स्वतः ही डिलीट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंट्रोल प्लस सी किसकी होती है, तो कंट्रोल प्लस सी कॉपी की होती है। किसकी होती है? कंट्रोल प्लस सी कॉपी की होती है। और कंट्रोल प्लस एक्स किसकी होती है? तो कंट्रोल प्लस एक्स होती है कट की। साथियों किसकी होती है? कंट्रोल प्लस एक्स कट की होती है। और कंट्रोल प्लस जेड किसकी होती है? अनडू करने की होती है। किसी भी चीज को हटाने के लिए या तुरंत उसको खत्म करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था जिसे 1975 में लॉन्च किया गया था? साथियों, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? एक प्रश्न तो यही हो जाएगा। और इसको कब लॉन्च किया गया? 1975 में किया गया। तो कौन सा था? ये था ऑप्शन सी आर्यभट्ट था। शायद ही वर्तमान में अभी एलडीसी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये कब किया गया? 19 अप्रैल 1975 को भारत में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। और किसकी मदद से किया गया? तो सोवियत संघ की मदद से ये किया गया था। किसकी मदद से किया गया था? सोवियत संघ की। क्या नाम था? आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो साथियों, जो नीति आयोग है, इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और ये नीति आयोग किसके स्थान पर बनाया गया है? योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। और इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का मुख्य रूप से सहायक होता है? तो साथियों, जो रक्त का थक्का है, ये विटामिन के की वजह से जमता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त का थक्का विटामिन के से संबंधित है। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत लगभग कितना है? साथियों, जो हमारा वायुमंडल है पृथ्वी का, उसमें नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन बी 78% आएगा। और ऑक्सीजन इसके बाद लगभग 20.9, जिसको हम 21% मानते हैं। ऑक्सीजन O2 कितने परसेंट? 20.9% है। और नाइट्रोजन 78%। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? साथियों, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं वो ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वे लगातार 2 बार, कितनी? लगातार 2 बार इस पद पर रहने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो ये लगभग 2.4% है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और भारत का जो हमारा क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। किसका? भारत का क्षेत्रफल। इस आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन सा? 7वें नंबर पे भारत का स्थान आता है विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी के साथ हमारे वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस क्वेश्चनों की पीडीएफ आंसर की के साथ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।